हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस हमारे नए वीडियो में। ये सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं यानी कि जीव अपने आप को पोषित कैसे करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जीव अपने आप को पोषित कैसे करते हैं। तो ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। एनसीईआरटी इस टॉपिक में हमको दो चीज़ें पढ़नी है। पहला अमीबा में पोषण, दूसरा मनुष्य में पोषण। तो आज के हम इस वीडियो में केवल अमीबा में पोषण को पढ़ेंगे कि अमीबा अपने आप को पोषित कैसे करता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है, यानी कि अमीबा में एक ही कोशिका होती है। हम हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिका, अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं, बट जो अमीबा होता है उसमें केवल एक ही कोशिका होती है और ये आकार विहीन होता है, यानी कि इसका कोई आकार नहीं होता है। ये किसी भी आकार का हो जाता है। अब ये इस टाइप का है, गोल है, कुछ देर बाद ये ऐसा हो जाएगा, या फिर कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा, कुछ समय बाद बड़ा हो जाएगा, कुछ समय बाद छोटा हो जाएगा। मतलब ये आकार विहीन है, इसका कोई आकार ही नहीं है, शेपलेस है, किसी भी तरह का हो सकता है। ये समझ गए, ये आकार विहीन होता है। क्या होता है आकार विहीन? अमीबा जो होता है वो आकार विहीन होता है, उसका कोई आकार ही नहीं होता और ये एक कोशिकीय जीव होता है। तो आज के हम वीडियो में केवल अमीबा के में पोषण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो आज का वीडियो छोटा रहेगा, तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। देखिए, विभिन्न जीवों में अंतग्रहण की विधि विभिन्न होती है, यानी कि बहुत सारे जीव होते हैं, उनमें अंतग्रहण, अंतग्रहण का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, खाना मतलब ग्रहण करना, अंतग्रहण कहलाता है। अंतग्रहण का मतलब होता है अपने शरीर के अंदर उनको प्रवेश करना ही अंतग्रहण कहलाता है। तो बहुत सारे जीवों में अलग अलग विधियाँ होती हैं अंतग्रहण की। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मांस खाते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो घास खाते हैं। तो वे जीव जो मांस खाते हैं उनकी जो छोटी आंत होती है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि मांस को पचाना आसान होता है। बट जो जीव घास खाते हैं उनकी जो छोटी आंत होती है वो बहुत बड़ी होती है, उनकी छोटी आंत काफ़ी लंबी होती है। और जो मांस खाते हैं जैसे कि शेर, चीता, इनकी आंत जो होती है, छोटी आंत, वो छोटी होती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि विभिन्न जीव जो होते हैं वो अंतग्रहण जो विभिन्न विधियों से करते हैं। अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी विभिन्न होते हैं। देखो भाई, जैसे शेर है वो तो मांस खाता है, तो मांस को पचाना आसान है क्योंकि वो जो होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है। जो घास होती है वो तो बहुत हार्ड होती है, तो उसको पचाने के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइजेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो जो जीव घास खाते हैं उनकी जो छोटी आंत होती है वो काफ़ी लंबी होती है, और जो जीव मांस खाते हैं उनकी छोटी आंत जो होती है लंबी होती है। और ये इसी कारण इनका पाचन तंत्र भी विभिन्न होता है। इस लाइन का मतलब समझ गए। एक कोशिकीय जीव कोशिका की सतह द्वारा तथा बहुकोशिकीय जीव पाचन तंत्र में पाचन द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो कोशिकीय की सतह द्वारा ही पोषण प्राप्त करते हैं, और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो पाचन के बाद पोषण प्राप्त करते हैं। बट जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि अमीबा, ये कोशिकीय सतह से ही पोषण प्राप्त कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ये पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, वो होगा पूरा अमीबा पर बेस। अमीबा अमीबा एक कोशिकीय जीव है, और देखेंगे कि कैसे कैसे जो है भोजन को पचाता है, किस तरह से अंतग्रहण करता है। तो आज का हमारा टॉपिक अमीबा पर ही बेस्ड है कि वो किस तरह से पोषण को प्राप्त करता है। तो देखिए, अब हम अमीबा में पोषण पढ़ेंगे। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें केवल एक ही कोशिका होती है। इसमें पाचन हेतु विभिन्न अंग नहीं होते हैं, यानी कि जो अमीबा होता है उसमें पाचन हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। जिस तरह के हमारे अंग होते हैं, हमारे अंदर छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय और अग्नाशय और बहुत सारी चीज़ें होती हैं पाचन के लिए। बट जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, उनमें विशेष अंग होते ही नहीं है पाचन के लिए। इसमें मुंह भी नहीं होता, यानी कि जो अमीबा होता है इसमें इसका मुख भी नहीं होता है, इसका मुख भी नहीं होता है, अमीबा का जो मुंह भी नहीं होता है। अमीबा में पोषण प्राप्त करने के 4 चरण हैं। 4 चरण हैं अमीबा में पोषण प्राप्त करने के। हम 4 चरण डीपली पढ़ेंगे और आप पूरा समझ जाएंगे। देखो, तो पहला चरण है अंतग्रहण। पहला चरण क्या है हमारा? अंतग्रहण। तो देखिए अंतग्रहण क्या है। अंतग्रहण भोजन
भोज्य पदार्थों को शरीर, देखते हैं पहले अंतर्ग्रहण होता क्या है, पहले वही बता रहा हूँ। भोज्य पदार्थों को शरीर में पहुंचाने की क्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। यानी कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको शरीर के अंदर पहुंचाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अंतग्रहण कहलाती है। समझ गए अंतग्रहण क्या होता है। अमीवा जल के साथ आए भोजन भोजन के कणों को कोशिका की सतह द्वारा अंतग्रहित यानी कि ग्रहण करता है। यानी कि जो अमीवा होता है ना वो समुद्र के आसपास रहता है, समुद्र के जो तटवट होते हैं उनके आसपास रहता है, उनके आसपास ही ये पानी में ऐसे तैरता फिरता रहता है। तो ये पानी में मिला जो भोजन होता है, समुद्र के पास तो पानी होगा ही होगा, किनारे पर पानी होगा, तो उस किनारे में जो पानी होता है उसमें जो भोजन होता है इसका, उसको ग्रहण करता है ये। अमीवा जल के साथ आए भोजन के कणों को कोशिका की सतह द्वारा ग्रहण ग्रहण करता है। यानी कि जो इसकी सतह होती है, कोशिका की सतह, जैसे ये अमीवा ही है, इसकी ये सतह है, कोशिका सतह, ये चारों तरफ की सतह है, तो इसके द्वारा ये ग्रहण करेगा अपने भोजन को जो पानी के साथ मिलकर आया। तो ये क्या प्रक्रिया कहलाएगी, इसमें अंतग्रहण कहलाएगी ये वाली प्रक्रिया। तो देखो ये एक अमीवा है जैसे, और ये इसका पानी में, ये पानी भर हुआ चारों तरफ ऐसा मान लो, और ये भोज्य कण आया इसके साथ, क्या आया है, भोज्य कण आया। तो ये इस भोज्य कण को कैसे ग्रहण करेगा, इसका मुंह वो तो कुछ होता नहीं है, ये ना इसके कोई विशिष्ट अंग होते हैं जो इसके हाथ से ये उठा के अपने मुंह में दे लेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसको सूंघता सूंघता इसके मतलब इसको एहसास हो जाता है कि भोज्य कण मेरे आसपास है, तो ये अपना शेप बदल कर इसके आगे ऐसे करके जो है पहुंच जाएगा, इस तरह से पहुंच जाएगा और इसको अंदर जो है ले लेगा। समझ गए, ये ऐसा था पहले, फिर ये ऐसा हो जाएगा, किसी भी टाइप हो सकता है, कुल मिला के इस कण को अपने अंदर ले लेगा। देखना, देखो इस टाइप से पहला चरण है। और हाँ एक बात समझो, इसमें केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो है ये इसके अंदर ही रहता है सदैव, ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकता। समझ गए, सारे अमीबाओं में एक केंद्रक होता है, सब में एक केंद्रक होता है। तो देखो एक खाद्यकण है, ये खाद्यकण के चारों तरफ इस खाद्यकण को घेर लेगा और उसके पास जो है चला जाएगा पहले चरण में, अंतग्रहण में। अब देखिए अंतग्रहण में क्या होता है फिर आगे, फिर अगला जो अंतग्रहण, समझ गए अंतग्रहण का मतलब क्या होता है, भोजन को शरीर के अंदर लेना। फिर अगला वो आता है हमारा पाचन, अंदर ले लेगा इसको, ये इस टाइप से अंदर ले लेगा इसको, चारों तरफ से घेर कर अपने अंदर ले लेगा। समझ गए। अब देखते हैं कि पाचन क्या होता है। यहाँ यहाँ भोजन के कण के चारों ओर एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन यानी कि पाचन, विघटन का मतलब पाचन, सरल पदार्थों में किया जाता है। और ये जो इसने चारों तरफ से इसको घेर लिया भोजन को, अब समझो अंतग्रहण में इसने चारों तरफ से मतलब भोजन को घेर लिया। ये है आपका न्यूक्लियस इस अमीबा का, जिसको कहते हैं हम केंद्रक, और ये है आपका खाद्य कण। क्या है दोस्तों, खाद्य कण। तो अब पाचन में क्या होगा, अंतग्रहण में तो ये समझ गए कि ये जो खाद्य कण है अंदर चला जाएगा अंतग्रहण में। तो अब पाचन में क्या होगा, पाचन में इस जो खाद्य कण आया इसका पाचन होगा। कैसे होगा, इसके चारों तरफ खाद्य रिक्तिकाएं का निर्माण होगा, छोटी छोटी खाद्य रिक्तिकाओं का निर्माण होगा, और ये खाद्य रिक्तिकाएं इस भोज्य कण को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देंगी और इसका पाचन जो है कर लेंगी। तो देखो किस तरह से होगा, एक बार और फिर देख लो। यहाँ भोजन के कण के चारों ओर एक खाद्य रिक्तिका, एक नहीं बहुत सारी, के चारों ओर खाद्य रिक्तिकाओं का निर्माण होता है। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन यानी कि पाचन सरल पदार्थों में किया जाता है। देखिए आगे दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था खाद्य रिक्तिकाएं बहुत सारी होती है, बट खाद्य रिक्तिकाएं बहुत सारी नहीं होती, वो एक ही होती है। खाद्य रिक्तिका का मतलब क्या होता है, खाद्य पदार्थ के चारों ओर कुछ स्थान खाली रह जाना, उसको कहते हैं खाद्य रिक्तिका। तो इसके चारों ओर ये कुछ इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे ये अमीबा है, ये इसका केंद्रक है, तो ये अंदर ले लेगा खाद्य पदार्थ को, इसके चारों तरफ का थोड़ा सा स्थान जो है खाली हो जाएगा और इसका पाचन जो है स्टार्ट हो जाएगा, इसका इस तरह से इसका पाचन हो जाएगा। समझ गए आप, कुछ नहीं है। पहले खाद्य अंतग्रहण करेगा ये किसी खाद्य कण को, अंतग्रहण करने के बाद इसके पाचन करेगा, खाद्य रिक्तिका बनाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा और ये इसके अंदर जाएगा, खाद्य रिक्तिका के अंदर जाएगा भोज्य कण, फिर इसका हो जाएगा पाचन। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, इतना समझ गए। आगे देखिए तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका अवशोषण। पाचन हो गया हमारा, तीसरा है हमारा अवशोषण। तीसरा स्टेप क्या है, 4 स्टेप मैंने बताए थे, तीसरा स्टेप है अवशोषण। पचा हुआ भोजन, देखते हैं अवशोषण होता क्या। पचा हुआ भोजन जीव द्रव्य द्वारा सरलता पूर्वक अवशोषित कर लिया जाता है, यही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। यानी कि जो हमने भोजन अभी पचाया है उसको ये अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। किस लिए, ऊर्जा के लिए, इसको भी तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा के लिए ये अब्जॉर्ब कर लेता है इस भोजन को। तो अब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाता है,
इसमें एनर्जी आ जाती है और ये आगे के अपने काम के लिए जो है पूरा तैयार हो जाता है। समझ गए। अब जो अवशोषण में क्या होता है, अवशोषण में पूरे भोजन को अवशोषित कर लेता है, पूरे भोजन से एनर्जी जो है ले लेता है। और चौथा स्टेप क्या आता है, स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण के लिए अवशोषण के बाद ही तैयार हो जाता है। तो यह सरल भोज्य तत्व जीव द्रव्य में स्वांगीकृत होकर वृद्धि हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके बाद अपचित अपचित भोजन कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखो स्वांगीकरण में क्या होता है दोस्तों। तो यह सरल भोज्य तत्व जीव द्रव्य में स्वांगीकृत हो जाते हैं। अब देखो इस बात को समझो। ये इसके अंदर आ गया भोजन, पाचन भी हो गया, अवशोषण सबसे पहले अंतर्ग्रहण हुआ था, फिर पाचन हुआ, अब अवशोषण हो गया। अवशोषण के बाद क्या होता है, ये जो इसका केंद्रक होता है, इस केंद्रक में क्या होता है, जीव द्रव्य वगैरह कुछ होते हैं। जो एक कोशिका होती है, उस एक कोशिका में जीव द्रव्य भी होगा, हर चीज़ होगी उस एक कोशिका में। तो जो उस कोशिका का जो जीव द्रव्य होगा, उसमें जो ये भोजन पचा है उसका स्वांगीकृत, वो जीव द्रव्य उस पचे हुए भोजन को स्वांगीकृत कर लेती है और वृद्धि हेतु ऊर्जा प्रदान कर देती है। यानी कि अमीबा के शरीर में वृद्धि की भी तो आवश्यकता है। तो उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए ये उस एनर्जी को अवशोषित करके जीव द्रव्य को दे देते हैं और जीव द्रव्य इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद अपचित भोजन कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जो भोजन पचेगा नहीं, जो अपचित भोजन तो हमारे अंदर भी होता है जिसको हम निकाल कर आते हैं, इसी तरीके से इसमें भी अपचित भोजन होता है। तो इसको ये कोशिका झिल्ली द्वारा, जैसे ये अपचित भोजन का कण है, ये पचा नहीं है, तो इसको किस टाइप से निकालेगा, देखो इस टाइप से निकालेगा। ये अपचित है, इसको इस टाइप से ये जो है बाहर निकाल देगा कि हट बाहर हट, तेरा कोई काम नहीं है। ये इसका केंद्रक इस टाइप से इसको बाहर निकाल देगा। समझ गए। जो अपचित है उसको, मतलब इसका कोई शेप नहीं होता है, शेपलेस होता है, तो किसी भी तरह से अपना काम कर लेता है, किसी भी तरह से इसको, जो अगर खाद्य पदार्थ होता है तो इसको अंदर कर लेता है, अभी इसने इसको बाहर कर दिया। तो समझ गए क्या कहने का मतलब है। तो 4 स्टेप है, मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ। देखो शुरू से रिवीजन समझो। अब देखिए रिवीजन करा रहा हूँ। तो अमीबा है, वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करेगा। सबसे पहले अमीबा करेगा अंतग्रहण, यानी कि भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेगा। अमीबा कैसे ग्रहण करेगा, ये भोज्य कण इसने देख लिया अभी यहाँ पर है, तो इसके चारों तरफ जाकर इसको जो है अंदर जो है इसको घेर लेगा। समझ गए। अंतग्रहण में क्या होगा, अंतग्रहण में ये इसको अंदर जो है घेर लेगा। अंतग्रहण हो गया। अब देखते हैं कि दूसरा स्टेप है हमारा पाचन। पाचन में क्या होगा, तो पाचन में क्या होता है, जैसे कि अंतग्रहण हो गया, पाचन में क्या होगा, पाचन में इसको अंदर लेकर इसके चारों तरफ, अंदर तो ले लिया इसने अंतर्ग्रहण में, इसके पाचन में इसके चारों तरफ खाद्य रिक्तिका का, एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा भोज्य कण के चारों तरफ। तो ये भोज्य कण है, इसके चारों तरफ एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो गया। ये खाद्य रिक्तिका इस भोजन को पचाएगी। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, पाचन ही तो है। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन। तो पाचन में क्या होगा, इस खाद्य पदार्थ का खाद्य रिक्तिका द्वारा पाचन होगा। अब तीसरा स्टेप है अवशोषण। अवशोषण में क्या होगा, जो खाद्य रिक्तिका द्वारा पचाया गया भोजन है, इस पचाए गए भोजन से जो हमें ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा को अवशोषित करना क्या कहलाएगा, अवशोषण कहलाएगा। तो ये पचा हुआ भोजन जीव द्रव्य द्वारा सरलतापूर्वक अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि जो पचा हुआ भोजन था, उससे जो हमें एनर्जी मिली थी, उसको यह अवशोषित कर लेगा। उसके बाद चौथा स्टेप क्या आएगा, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, जो इसको एनर्जी मिली है उससे अपने शरीर में जो है वृद्धि कर लेता है। समझ गए। और जो इसका बचा हुआ है उसको ही बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।